एवरीवन। सेकेंड ईयर कंपनी लॉ के पेपर में आज हम एकल व्यक्ति कंपनी और बहु व्यक्ति कंपनी में अंतर, डिस्टिंग्विश बिटवीन ओपीसी एंड एमपीसी में अंतर पर चर्चा करने वाले हैं। ओपीसी यानी वन पर्सन कंपनी एंड एमपीसी यानी मल्टी पर्सन्स कंपनी। एकल व्यक्ति कंपनी के बारे में अभी पिछली जो एक दो क्लासेस हुई थी उसके बारे में हमने बात की थी कि वन पर्सन कंपनी क्या होती है, इसके मेन फीचर्स कौन कौन से होते हैं, इसको कौन कौन से प्रिविलेजेस एंड एग्जेम्पशंस मिलती हैं। तो जो प्रिविलेजेस और एग्जेम्पशंस किसी ओपीसी को मिलती है वही प्रिविलेजेस और एग्जेम्पशंस मल्टी पर्सन्स कंपनी से उसको अलग करती है, क्योंकि उसको कुछ विशेष अधिकार मिल जाते हैं, उसको कुछ छूटें मिल जाती है और इन्हीं छूटों की वजह से एकल व्यक्ति कंपनी और बहु व्यक्ति कंपनी में अंतर हमें दिखाई देता है। तो पॉइंट वाइज अंतर पर हम बात करते हैं। सबसे पहला नंबर जो पॉइंट रहेगा हमारा वो रहेगा टाइप्स ऑफ कंपनी। सबसे पहले वन पर्सन कंपनी किस रूप में फॉर्म की जा सकती है या उसका इनकॉर्पोरेशन किस रूप में हो सकता है और मल्टी पर्सन कंपनी का किस रूप में हो सकता है। तो टाइप्स ऑफ कंपनी को लेकर दोनों में जो डिफरेंसेस है वो ये है कि वन पर्सन कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कंपनी के रूप में हो सकता है, सार्वजनिक यानी पब्लिक कंपनी के रूप में नहीं हो सकता है। लेकिन एमपीसी का इनकॉर्पोरेशन प्राइवेट और पब्लिक किसी भी रूप में हो सकता है। पॉइंट नंबर सेकंड सेज नंबर ऑफ मेंबर्स। ओपीसी में सिर्फ मिनिमम जो सदस्य संख्या है वो एक रहती है, जबकि मल्टी पर्सन कंपनी में यदि वो प्राइवेट कंपनी है तो 2 रहती है और यदि वो पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7 रहते हैं। इसी तरीके से डायरेक्टर्स की यदि हम बात करें, संचालकों के बारे में बात करें, तो जो वन पर्सन कंपनी है उसमें संचालक मिनिमम यानी जो संचालकों की न्यूनतम संख्या है वह 1 रह सकती है और मैक्सिमम वो 15 हो सकती है, और यदि और रिक्वायरमेंट है तो उसे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके बढ़ाया जा सकता है। लेकिन मल्टी पर्सन कंपनी में यदि प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है, यदि वो पब्लिक है तो मिनिमम 7 डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट रहती है और मैक्सिमम 15 रहते हैं उसमें भी, और यदि रिक्वायरमेंट है तो उसे बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट डायरेक्टर यानी प्रथम संचालक। तो ओपीसी के केस में प्रथम संचालक वही मेंबर होता है जिसने कंपनी का इनकॉर्पोरेशन किया है या जिसके थ्रू कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है, वही कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर माना जाता है। और मल्टी पर्सन कंपनी में यदि प्राइवेट कंपनी है और पब्लिक कंपनी है तो इसमें फर्स्ट डायरेक्टर वो माने जाते हैं जो मेमोरेंडम पर सिग्नेचर करते हैं, यानी जो सब्सक्राइबर होते हैं वही फर्स्ट डायरेक्टर माने जाते हैं जब तक कि एजीएम में डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट नहीं हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है मीटिंग्स ऑफ बोर्ड यानी संचालकों की सभाएं। जिस समय हमने प्रिविलेजेस के बारे में बात की थी, छूटों के बारे में बात की थी, उस समय भी बताया था कि वन पर्सन कंपनी में यदि मेंबर एक ही है तो उसे बोर्ड मीटिंग बुलाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन यदि सदस्य संख्या 2 हो जाती है या उससे ज्यादा हो जाती है तो उस केस में उसे हर हाफ कैलेंडर ईयर में एक बोर्ड की मीटिंग बुलानी जरूरी होती है और पहली और दूसरी बोर्ड मीटिंग के बीच में 90 डेज का गैप होना जरूरी है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि यदि किसी ओपीसी में सदस्य संख्या 1 से ज्यादा है, 2 या उससे ज्यादा है, 1 से ज्यादा यानी 2 है और 2 से भी ज्यादा है, तो उस केस में हाफ कैलेंडर ईयर में उसे एक बोर्ड की मीटिंग बुलानी पड़ती है, यानी टोटल वह 2 मीटिंग बुला सकता है और दोनों के बीच का जो गैप होता है वह 90 डेज का होना जरूरी होता है। और इसी तरह से जो मल्टी पर्सन कंपनी है उनको तकरीबन 4 बोर्ड मीटिंग्स बुलाने की आवश्यकता
रहती है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी है चाहे वो पब्लिक कंपनी है। उनको कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग्स बुलानी पड़ती है और 2 बोर्ड मीटिंग के बीच का जो गैप होता है वह 180 डेज का रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, कोरम इन बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग में कोरम कितना रहेगा, गण पूर्ति या कार्यवाहक संख्या कितनी रहेगी, बोर्ड मीटिंग की बात कर रहे हैं। तो बोर्ड मीटिंग में कोरम से कंसर्निंग जो प्रोविजंस हैं वह ओपीसी में लागू नहीं रहते हैं, लेकिन मल्टी पर्सन्स कंपनी में कोरम से कंसर्निंग जो भी प्रोविजंस हैं वह लागू रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एनुअल जनरल मीटिंग। एक 1 पर्सन कंपनी को एनुअल जनरल मीटिंग बुलाने की भी आवश्यकता नहीं रहती है। यदि उसकी सदस्य संख्या 1 है तो उसे एनुअल जनरल मीटिंग बुलाने की आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन एक एमपीसी को, चाहे वह पब्लिक है चाहे वो प्राइवेट है, उसे एनुअल जनरल मीटिंग बुलाना आवश्यक होता है, जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट, पावर टू ट्रिब्यूनल टू कॉल मीटिंग्स। 1 पर्सन कंपनी से कंसर्निंग ट्रिब्यूनल को न तो एजीएम बुलाने की पावर है न ही ईजीएम बुलाने की पावर ही होती है, लेकिन दूसरी तरफ मल्टी पर्सन्स कंपनी में, बहु व्यक्ति कंपनी में बोर्ड को ये पावर होती है कि वह एजीएम या ईजीएम जैसी भी परिस्थिति है वह उनके लिए मीटिंग कॉल कर सकता है, इतनी पावर उसके पास रहती है। नेक्स्ट पॉइंट, द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 100 to 111 कम इनटू फोर्स, यानी धारा 100 से 111 के प्रावधानों का लागू होना। अब सवाल ये उठता है कि धारा 100 से 111 यानी 100 to 111 के जो भी प्रोविजंस हैं वो किसके रिगार्डिंग है। तो ये जो प्रोविजंस हैं सेक्शन 100 to 111 वे सारे प्रोविजंस मीटिंग से कंसर्निंग होते हैं। तो सेक्शन 100 और 111 में मीटिंग से कंसर्निंग जितने भी प्रोविजंस हैं वे एक ओपीसी पर एप्लीकेबल नहीं होते, लेकिन एक मल्टी पर्सन्स कंपनी पर लागू अनिवार्य रूप से रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अज्यूमिंग द रेजोल्यूशन हैज पास्ड। प्रिविलेजेस और एग्जेम्पशंस जिस समय हमने पढ़े थे उस समय आपको मैंने ये बताया था कि विशेष संकल्प का पास किया जाना, ये 1 पर्सन कंपनी में यदि सदस्य ने कोई रिजोल्यूशन पास करके इसकी सूचना कंपनी को दे दी है और पास करने के बाद उस पर अपने सिग्नेचर करके डेट लगा दी है, तो ये मान लिया जाएगा कि वो संकल्प पास हो गया है। लेकिन मल्टी पर्सन कंपनी में ऐसा नहीं होता है, वहां बाकायदा रिजोल्यूशन, वहां बाकायदा मीटिंग में प्रस्ताव रखा जाता है और वो रियल में पास होना जरूरी है। इसकी सूचना भी कंपनी को दी जानी जरूरी है और सदस्यों के सिग्नेचर भी उस पर होने जरूरी रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट। जिस समय फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट किए जाते हैं उस समय 1 पर्सन कंपनी को अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ रखना जरूरी नहीं होता है, उसको एग्जेम्पशन मिली हुई है। लेकिन एक मल्टी पर्सन कंपनी को अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट लगाना जरूरी होता है, रखना जरूरी रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अनुमोदन, जो वित्तीय विवरण है उनके अनुमोदन के बारे में या अनुमोदन से कंसर्निंग क्या अंतर रहता है। तो ओपीसी में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अप्रूवल होता है वह एक संचालक के, यानी जो व्यक्ति है, जो सदस्य है, वह खुद यदि संचालक है तो जैसे ही वह उस पर सिग्नेचर करता है उसका अप्रूवल हो जाता है। लेकिन मल्टी पर्सन कंपनी में डायरेक्टर और अध्यक्ष यानी संचालक और चेयरमैन दोनों के सिग्नेचर के बाद ही वह अप्रूव होता है, उसके पहले नहीं हो सकता है। जबकि ओपीसी में सिर्फ डायरेक्टर यदि सिग्नेचर कर दे, यदि उसे साइन कर दे तो वह अप्रूवल वैलिड अप्रूवल माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेप्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट
वित्तीय विवरणों की स्वीकृति। यहाँ अप्रूवल हुआ, स्वीकृति की बात आती है तो एकाकी सदस्य यानी 1 पर्सन कंपनी में जब 1 पर्सन कंपनी का मेंबर या वो सदस्य या वो 1 पर्सन उसे एक्सेप्ट कर लेता है, उसे स्वीकृत कर देता है तो वो स्वीकृत हुआ माना जाता है। लेकिन मल्टी पर्सन कंपनी में उसे एजीएम में यानी उसे एनुअल जनरल मीटिंग में स्वीकृति की दरकार होती है, स्वीकृति की आवश्यकता होती है। जब तक वो वहां स्वीकृत नहीं होता तब तक वो स्वीकृति हम मान नहीं सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टू फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने को लेकर दोनों कंपनियों में क्या अंतर है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब रजिस्ट्रार के पास सबमिट करते हैं तो यह स्वीकृति के 180 डेज के अंदर अंदर रजिस्ट्रार के पास चला जाना जरूरी होता है। लेकिन मल्टी पर्सन कंपनी के केस में विदिन 30 डेज उसे सबमिट करना जरूरी होता है। यहाँ पर उसे छूट मिली हुई है। लास्ट पॉइंट है साइनिंग ऑफ एनुअल रिटर्न यानी वार्षिक विवरणी पर सिग्नेचर, वार्षिक विवरणी पर हस्ताक्षर से कंसर्निंग दोनों में क्या अंतर है? तो ओपीसी में कंपनी सचिव यदि नहीं है तो उसका संचालक यानी ओपीसी का संचालक यदि उस पर साइन कर दे तो वह वैलिड मानी जाएगी और जो कंप्लायंस है वह पूरा हुआ माना जाएगा। लेकिन मल्टी पर्सन कंपनी के केस में सचिव ही उस पर साइन करेगा। जब तक सचिव उस पर साइन नहीं करेगा तब तक वार्षिक विवरणी सिग्नेचर की हुई नहीं मानी जाती है। तो ये कुछ अंतर थे मेंबर्स को लेकर के, टाइप्स ऑफ कंपनी को लेकर के, डायरेक्टर्स को लेकर के, फर्स्ट डायरेक्टर्स को लेकर के, और कोरम इन बोर्ड मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू कॉल मीटिंग, टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 100 to 111 come into force, assuming the resolution has passed, cash flow statement, approval of financial statement, acceptance of financial statement, to file financial statement and signing of annual return। ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे जो एक ओपीसी और एमपीसी में अंतर को बताते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है। और जो सेक्शन ए रहता है अपना 2 मार्क्स का, उसमें ओपीसी और एमपीसी क्या होते हैं इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कंपनी के समामेलन यानी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बारे में बात करेंगे, यानी किसी कंपनी को फॉर्मेट करने के या उसको बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप हमें फॉलो करने पड़ते हैं, उन स्टेप्स के बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।